ये जो मेरात की दोपहर थी, जिसका मतलब था कि लैला और मैं स्वीट वाटन टाउन में लंच करने के लिए मिल रहे हैं। हमारा रिश्ता थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन कोई इंसान इतनी पेचीदगियाँ लिए हुए क्यों होता है? हम सब एक ही 24 अनासर और 46 क्रोमोसोम से बने हुए हैं। लैला को देर हो चुकी है और मेरा दिमाग भटक रहा है। ज़िंदगी में क्या हम हैं? वो रिश्ते जो आपको बताते हैं और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लोगों के साथ हों। मैंने कुछ होशियार बंदों को भी देखा है। इंसानों के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक चिंपैंजी के पास 48 होते हैं। ऐसा लगता है कि मंतर को समझना इंसान को समझने से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लैला के मामले में मुझे इस बात से इख्तलाफ है। इसकी शख्सियत कुछ ज़्यादा ही पेचीदा है। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि चिंपैंजी के साथ रिश्ता बहुत आसान है बनिस्बत लैला के, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लैला के बदले कोई चिंपैंजी चाहता हूँ, क्योंकि लैला बहरहाल किसी चिंपैंजी से लाखों गुना ज़्यादा हसीन है। मैं इसे कितना समझता हूँ मैं नहीं जानता, मैं बस इसे चाहता हूँ। मेरी टेबल के करीब भटकती हुई इसकी मानूस खुशबू ने मुझे चौंका दिया। वो कुर्सी घसीट कर बैठ रही थी। तुम लेट हो, मैंने अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे अपने काम निपटाने हैं। मेरी तरह लैला भी एक पुलिस ऑफिसर है, होमिसाइड में डिटेक्टिव है। हम पार्टनर्स हैं और डेटिंग करते हैं, लेकिन हम साथ नहीं रहते। आज सुबह मैंने डीए के दफ्तर में बयान देने गया हुआ था। लैला ने फ़ोन किया और कहा इससे काम है, वो बाद में आएगी। मैंने कभी नहीं पूछा कि वो क्या काम है। इसने एक बहुत ही मौजूद लिबास पहना हुआ था जो इसके सुडौल जिस्म की दिलकशी को और नुमायां कर रहा था। अपने सुनहरे बालों को इसने बड़ी खूबसूरती से बांध रखा था। तुम्हारा ये लिबास मुझे आज दोपहर कोर्ट में पेश होना है। तुम पर मुकदमा नहीं चल रहा है, फिर ऐसा लिबास क्यों? मैं अच्छी नजर आना चाहती हूँ। तुम एक कूप हो। मैं अच्छी नहीं लग सकती जैक। इसका लहजा बुलंद और तुंद हुआ, जिसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे सिर्फ इसकी तरफ देखकर लुत्फानंदोज होना चाहिए और ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए जिससे उसका मूड खराब हो। तुम अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। तुम किस मूड में हो? मैंने पूछा। किसी को कत्ल करने में, इसने जवाब दिया। मैं अपनी लगत से मूड का लफ्ज़ निकालने जा रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम सिर्फ कोर्ट में खूबसूरत कूप के तौर पर नजर आना चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि जूरी मुझसे प्यार करे। मैं चाहती हूँ कि हर मर्द मुझे चाहे और हर औरत हैरान हो कि मैंने अपना लिबास कहाँ से खरीदा है। और मैं चाहती हूँ कि इसे सजाए मौत हो। जब मैं सोचती हूँ कि इसने इस लड़की के साथ क्या किया तो पागल हो जाती हूँ। अच्छी गवाह बनो, पुरसुकून रहो और तवज्जो मरकूज रखो, इसे सजा मिल जाएगी। मैं इसे गोली मारना पसंद करूँगी। तुम एक होमिसाइड डिटेक्टिव हो, मेरे पास लाइसेंस है। तुम 007 नहीं हो, इससे भी बदतर। मैं बैच और बंदूक के साथ एक ब्लांड हूँ। मैं पहले गोली मारती हूँ फिर सोचती हूँ। तुम एक डिटेक्टिव हो और तुम मेरे सामने ये बोल रही हो पुरसुकून रहो और टॉपिक चेंज करो। मैंने नाराज़गी से कहा। लैला ने मेन्यू उठाया। 1 मिनट के लिए इसे घूरती रही। इसकी सांसें तेज हो गई। मैं इसके गुस्से की शिद्दत को महसूस कर सकता था। मुझे डर हुआ कि वो जल्द ही ना जाए। एस्टेल, वेट्रेस हमारे टेबल पर आई। क्या आप लोग ऑर्डर देना चाहेंगे या आपको कुछ और मिनट्स दरकार है? मैंने देखा एस्टेल के सामने का एक दांत सोने का है। मैं विंग्स, मेक और चीज़ें मंगवाना चाहता हूँ। लैला ने मेन्यू को पलटा। मुझे रबा रेर। वो बीच में सुर्ख हो गई। एस्टेल ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे वही खाना है। इससे पहले मैं अपने अपार्टमेंट में लैला से मुलाकात के लिए काम खत्म करने का मुंतज़िर था। मेरे दिमाग में आने वाले खुशगवार लम्हात की फिल्म चल रही थी। मैं बेहद पुरजोश, लेकिन लैला हमेशा से एक जारह मिजाज महबूबा रही। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि क्या वो एक कोड़े या हथकड़ियों के साथ दिखाई देगी। शिद्दत जज्बात और तशद्दुद के दरमियान एक बहुत सी बारीक सी लकीर है। आज शायद लैला इसके पास चली जाए। तुम तो लंच में खाने के लिए कभी स्टेक का ऑर्डर नहीं देती, मुझे बस चबाने के लिए कुछ चाहिए। वो अपनी कुर्सी पीछे हटाकर खड़ी होगी। मैं पाउडर रूम जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए सीट रिजर्व रखूँगा। ओ थैंक्स। मैं इसकी दिलकश चाल दूर तक दिखता रहा। सच तो ये है, इस औरत से इश्क था। वो खतरनाक थी, अक्सर मुझे डरा देती थी, लेकिन मैं इसके लिए पागल था। स्वीट वाटर टोरन अपनी चिकन विंग्स के लिए मशहूर था। ये ईस्ट कांग्रेस पर शहर के मरकज़ में सिर्फ 1 ब्लॉक दूर वाक़ था और दोपहर के वक्त ये खाने के लिए भरा हुआ होता। ऑफिस वर्कर्स और ब्लू कॉलर वर्कर्स दोनों के लिए एक तरजीही स्पॉट था। बर्तनों की कनकनाहट, हलचल मचाने वाली वेटर्स, लोगों की गपशप, कांटू और चमचू की छन छन। इस वक्त भी ये जगह आवाज़ों से गूंज रही थी। जब मैंने इस झुके हुए कंधों और लंगड़ाते हुए शख्स को देखा, सर पर हैट लिए, लंबा सा कोट पहने, इसका एक हाथ कोट की जेब में था। न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ गई जब वो कैश रजिस्टर के पास पहुंचा, जो सामने के दरवाजे के करीब और बाथरूम की राहदारी के सामने था। वो एक जोड़े के पीछे खड़ा था जो अपना बिल अदा कर रहे थे। वो अपना बाएं हाथ कोट में टिकाए हुए था। जब वो जाने के लिए मुड़े तो इसने साइड से होकर इन्हें रास्ता दिया और फिर कैशियर के पास गया। इसका हाथ कोट के नीचे से 9 mm के साथ बाहर आया। ये देखते ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। जैसे ही इसने कैशियर की तरफ इशारा किया, इसी वक्त लैला बाथरूम वाली राहदारी से बाहर निकली। इसने भांप लिया कि क्या हो रहा है। निहायत ही होशियारी से इसने पर्स में 22 कैलिबर का पिस्टल निकाला। इस लंबे कोट वाले ने इसे शायद अपनी आंख के कोने से देखा होगा। वो फुर्ती से पलटा और अपनी 9 mm इस पर तान ली। इसके बारे में सोचना भी बात। इसने अपनी सेमी ऑटोमेटिक गन की तरफ इशारा कर दिया। बस अपनी गन नीचे रखो और कोई फायर ना हो। लैला अपनी जगह फ्रीज हो गई।
वो इसके पीछे देख रही थी। डाइनिंग एरिया की सिमत हमारी नजर मिली। वो आंखों ही आंखों में मुझे एक्शन लेने की तायद करने लगी। मैं इसकी आंखें पढ़ सकता था। हमलावर कोई हथरों का शौकीन खिलाड़ी मालूम हो रहा था। रश के औकात में दोपहर के खाने का हजूम के दौरान इस रेस्टोरेंट को लूटना कोई मजाक नहीं था। इसकी आंखें लैला पर गड़ी हुई थी। जब मैं खामोशी से खड़ा हुआ और अपनी गन निकाली, वो एक दूसरे के सामने खड़े थे और गन भी अभी लैला के हाथ में थी। इसे नीचे फेंक दो। वो फिर से घुराया। 9 mm से इसके सर का निशाना लिए हुए था। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें गोली मार दूं? मैं ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैंने अपने ग्लाब को दोनों हाथों से पकड़ा और लेजर साइट से इस पर निशाना लिया। मेरा साथी तुम्हारे पीछे गन लिए खड़ा है, इसे और मुश्किल मत बनाओ, लैला कह रही थी। अपनी गन नीचे फेंको और फर्श पर लेट जाओ। वो पीछे नहीं मुड़ा। लैला पर 9 mm थामे रहा। शायद वो शौकीन नहीं पागल था और ना ही कोई अनाड़ी लग रहा था। मैं ये बकवास नहीं सुनूंगा ब्लांडी। मैंने अपने पीछे हल्की सी आहट भी महसूस की तो तुम मरोगी। अब मैं कैश लेने वाला हूँ और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम में से कोई हरकत नहीं करोगे और बाकी सब वहीं के वहीं रहो जहाँ हैं। वो चिल्लाया। इसने अपना दाएं हाथ कैशियर की तरफ बढ़ाया। मुझे नकद रकम दो। लैला जमी हुई खड़ी थी। इसने पिस्टल हाथ से नहीं छोड़ा मगर इसका रुख जमीन की तरफ कर दिया। मैं इसका दिमाग पढ़ सकता था। वो सोच रही थी क्या वो इसे उठा सकती है और गोली चला सकती है, मगर इसकी पूरी तवज्जो इस पर मरकूज थी। वो सेकंड में इसकी ज़िंदगी का हाथ कर सकता था। गन छोड़ो, ये कोई खेल नहीं है कुतिया। मैं तुम्हें मार कर यहाँ से निकलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ से जिंदा निकलने वाले नहीं हो। लैला ने कहा। वो क्यों? क्योंकि मेरा साथी तुम्हें गोली मार देगा। अब मैं हमलावर का दिमाग पढ़ सकता था। वो सोच रहा था कि या तो वो कुछ ज़्यादा ही दिलेर है या फिर बेवकूफ़, या वाकई इसके पीछे कोई गन लिए खड़ा है। लेकिन वो मुड़ कर देखने की गलती नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप खड़ा, शायद हैरत का अंसर खोना नहीं चाहता था या फिर इसे चौंकाना नहीं चाहता था कि वो हड़बड़ा कर लैला को गोली मार दे। मैंने अपने ग्लाक की लेजर साइट को इसके सर के पीछे हिस्से पर मरकूज रखा हुआ था। मैं चाहता तो एक लम्हे में इसे मुर्दा बना देता। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार किसी को गोली मार कर कत्ल किया है। हलीजी जंग में एक इराकी फौजी और 2003 में नॉर्थ कंट्री बैंक के सामने पुलिस एहलकार के तौर पर काम करते हुए 2 बैंक डकैत। तब मुझे लोगों को गोली मारना मुश्किल नहीं लगता था। अब तो मुझे एक रसीले स्टेक को काटने में भी दुश्वारी होती है। तो कत्ल का ख्याल मुझे जामिद दिखा देता है, किसी फाली ज़िंदा वजूद की तरह। मुझे अपने वालिद याद हैं जो एक शौकीन शिकारी थे। जब उन्होंने हिरन को पालना और खिलाना शुरू किया तो इन्हें पता चला कि वो मजीद अब इन्हें गोली नहीं मार सकते। शायद इसीलिए हमें भूखों को खाना खिलाने की हिदायत की गई। क्लर्क ने इसे नोटों का एक ढेर सा दिया। वो इन्हें मुट्ठी में बार बार कर कोट की जेबों में डालने लगा। हिलना मत। साथ ही वो लैला की जानब से भी गाफिल नहीं था। मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और तुम अपना लंच पर वापस जा सकती हो। यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। लैला पर 9 mm थामे इसने दरवाजे की तरफ अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। इसे गोली मारो जैक, लैला चिल्लाई। इसे गोली मारो भी। मुझे बस अपनी उंगली को एक जरा हरकत देना थी और इसके सर में सुराख हो जाता। मैंने पहले भी किया है, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन इस वक्त ना जाने क्यों मैं ट्रैगर नहीं दबा पा रहा था। मैं इस ट्रकों का किस्सा खत्म नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही पहाड़ के दामन में हूँ और चोटी पर चढ़ने से कासिर हूँ। मैं अपनी जगह बेहुस्सा हरकत खड़ा था जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लैला नहीं हिली। इसकी गन का रुख अभी तक जमीन की तरफ था। वो पहला फायर ज़ाया होने का खतरा मोल नहीं ले सकती। इसे गोली मारो जैक, इस कमीने को गोली मारो। वो चीख रही थी। वो दरवाजे के इतने करीब जा चुका था कि हम दोनों को देख सकता था, लेकिन शायद नहीं। एक लम्हे के लिए इसने अपनी नजरें मेरी समेत मोड़ी। हम सब शिकारी हैं, मगर लैला वो जानती है कि किस तरह मारना है। इस लम्हाती मोहल्लत से भरपूर फायदा उठाते हुए इसने एक झटके से अपनी गन ऊपर की और इससे निकलने वाली गोली ने चश्मे ज़दन में इसकी खोपड़ी में रास्ता बना दिया। वो पीछे की तरफ लटखटाया। इसका 9 mm बगैर किसी नुकसान के हदफ से दूर इसके हाथ से छूट गया। मौत फौरी तौर पर वाकई नहीं हुई कि कोई काउबॉय फिल्म नहीं है। वो हाँफ रहा था। इसके सर के आसपास खून का एक तालाब सा बन गया। फिर कुछ ही देर में इसने दम तोड़ दिया। मुझे हैरत है कि इसने क्या सोचा होगा जब इसने आखिरी नज़र डाली। फोटोन हमारी आंखों के लेंस से दिमाग तक जाते हैं, जहाँ न्यूरॉन मालूमात को डिकोड करते हैं। लेकिन डिकोडिंग वो चीज़ है जिससे हर कोई मुख्तलिफ तरीके से देखता है। जो चीज़ लेंस से गुजरती है वो ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मेडिकल टेक्नीशियंस आए, मजीद डिटेक्टिव्स आए और इस जगह को टेप लगाकर सील कर दिया गया। मुझे कोर्ट के लिए निकलना है। लैला ने कहा। ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा। मैं इन्हें बॉडी बैग में डालते हुए देख रहा था। तो ये था हमारे इस लंच का अहतमाम। सिर्फ डाकू के लिए नहीं, लैला ने इस दिन हम दोनों को गोली मार दी थी, इसे अपनी गन से और मुझे अपनी नज़र से। वो आखिरी नज़र जो इसने जाते जाते मुझ पर डाली थी।